हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इमदाद शेख और आप देख रहे हैं आपका अपना मन पसंदीदा चैनल माई गाइडल। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें और सारे नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम एक्शन रिसर्च के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने मेरिट्स, डीमेरिट्स और उसके जो भी इंट्रोडक्शन है वो ब्रीफली हमने डिस्कस करा था। आज के इस वीडियो में हम पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर पार्ट 1 आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो आप हमारे लिंक से जा करके देख सकते हैं। तो पार्ट 2 में हम स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान के कौन कौन से चरण हैं उसे हम बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है टीचिंग पर्सपेक्टिव से। तो चलिए हम शुरू करते हैं स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च विदाउट डिलेइंग। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जिसे हम हिंदी में परिचय बोलते हैं। तो इस परिचय में होता क्या है कि इन दिस स्टेप वी ब्रीफली डिफाइन दैट प्रॉब्लम वी आर टेकिंग इन एक्शन रिसर्च, लाइक स्टूडेंट्स फेस कैलकुलेशन प्रॉब्लम्स, can't understand the difference between mathematical science etc. तो परिचय में हम क्या करते हैं? इस चरण में जो भी समस्या है उस समस्या के बारे में एक परिचय दिया जाता है, उसको परिभाषित किया जाता है या मोटे तौर पर उसको लिख दिया जाता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। जैसे आप उदाहरण से समझिए कि स्टूडेंट मैथ्स की एक कोई क्लास है और मैथ्स की क्लास में स्टूडेंट्स जो है कैलकुलेशन संबंधित प्रॉब्लम फेस करता है, जिसमें वो जो मैथमेटिकल साइंस होते हैं जैसे जोड़, गुणा, भाग, घटा, ये चीज़ नहीं समझ पाता है। तो इसको क्या किया जाएगा? इसको डिफ़ाइन किया जाएगा। ये डिफ़ाइन करना या इंट्रोडक्शन करना ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। इंट्रोडक्शन यानी कि सिंपली कहा जाए तो डिफ़ाइन करना प्रॉब्लम है क्या। जैसे इसमें प्रॉब्लम क्या था कि बच्चा समझ नहीं पा रहा है किसको, जो मैथमेटिकल जो साइंस है उसके बीच की डिफरेंसेस को, कि ये जो निशान है प्लस वाला इसका क्या मतलब होगा, ये मल्टीप्लाई वाले का क्या मतलब है, या और भी जो भी मैथमेटिकल साइंस है उनके बीच में डिफरेंसेस क्या है, इस बात को नहीं समझ पा रहा है। तो ये एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा एक्शन रिसर्च का ये फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं, सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप जो होता है हमारा वो होता है टॉपिक, मतलब राइटिंग और गिविंग द सिंपल ब्रीफ एंड क्लियर हेडिंग टू द प्रॉब्लम सिलेक्टेड फॉर रिसर्च। कि रिसर्च के लिए हमने जो भी प्रॉब्लम लिया है, जो भी सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स है उसको कोई भी एक हेडिंग दे देना। ठीक है, वो क्या कहलाता है? वो टॉपिक कहलाता है। इसको एक एग्जांपल से समझिए। जैसे मैथ्स की क्लास के बारे में ही हम लेकर के उदाहरण सोल्व कर रहे हैं। तो मान लीजिए प्रॉब्लम आ रही थी बच्चे के पास क्या, कि मैथमेटिकल जो सिंबल्स समझ नहीं पा रहा वो, है ना, कि एक्चुअली ये जो जितने भी सिंबल्स थे स्टेप 1 में जो दिखाया था, जितने भी सिंबल्स थे उनके बीच में से जो डिफरेंसेस थे यहाँ पर बच्चा नहीं समझ पा रहा था। तो इसी से हमने क्या करा, हेडिंग बना लिया, इसका टॉपिक बना दिया। टॉपिक क्या बना दिया? जम्बलिंग इन मैथमेटिकल साइंस। कि गणितीय जो चिन्ह है, जो साइन है, वो जंबल सा हो रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा कि इन निशानों के क्या मतलब होते हैं या क्या काम है और क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, तो ये एक टॉपिक हो सकता है, या फिर हम एक और भी दूसरे टॉपिक भी दे सकते हैं, जैसे कैलकुलेशन प्रॉब्लम इन अरिथमेटिक। कि जो अरिथमेटिक है इसमें बच्चे को कैलकुलेशन प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? हेडिंग हो गया या टॉपिक हो गया। टॉपिक क्लियर है। तो पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने क्या करा था यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में इंट्रोडक्शन दिया। ठीक है, और इंट्रोडक्शन के बाद टॉपिक हो गया, राइट। ये सेकंड स्टेप था। नेक्स्ट देखिए थर्ड स्टेप में स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। कि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, उसको क्या करना है? स्टेटमेंट देना। इन दिस स्टेप वी एक्सप्लेन द सिलेक्टेड प्रॉब्लम इन ब्रॉड वे and give brief answers of all the questions. To solve that problem
it becomes important to build a base of related literature and educational theory। कि इस स्टेप में क्या किया जाता है, जो भी प्रॉब्लम है उसको एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है, ब्रॉड वे में, यानी कि विस्तारित रूप में उसको एक्सप्लेन भी किया जाता है, और साथ ही साथ उनके जो छोटे छोटे जो भी ब्रीफली आंसर्स होते हैं वो भी लिख लेते हैं, ठीक है। और इस स्टेप में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि जो भी प्रॉब्लम है और जो हम सोल्व करेंगे इसको, तो इसके लिए हमारे पास कोई आधार होना चाहिए, कोई बेस होना चाहिए जो कि साहित्य या फिर एजुकेशनल थ्योरी से संबंधित हो, शैक्षिक जो थ्योरी है, सिद्धांत है, उससे संबंधित होना चाहिए। यानी कि सिंपल कहा जाए तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम में क्या किया जाएगा, जो प्रॉब्लम था उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा, और अच्छे तरह से एक्सप्लेन करने के साथ साथ उसके छोटे छोटे जो आंसर्स होंगे, कुछ ब्रीफ आंसर्स होंगे, वो आंसर्स लिख लिए जाएंगे, और साथ ही जो भी आंसर्स लिखे जाएंगे उनका, और जो हमारी समस्या है उन समस्या के बीच में इस बात का ज़रूर ध्यान रखा जाएगा कि उसका कुछ साहित्यिक या फिर शैक्षिक थ्योरी यानी कि सिद्धांत से संबंध हो, ठीक है, ताकि हमारा जो सॉल्यूशन है प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त वो एक राइट डायरेक्शन में हो, वो एक साइंटिफिक वे में हो। से भी इसको और समझ सकते हैं अच्छे से कि टीचर इज़ वरीड दोज स्टूडेंट हु आर फेसिंग प्रॉब्लम इन कैलकुलेशन एंड डिज़ाइंस इन मैथ्स क्लास, ठीक है, कि जो टीचर है वो क्या है कि स्टूडेंट्स को लेकर के बहुत ही स्टूडेंट्स जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा चिंतित है। तो इस तरह का कुछ एग्जाम्पल हो सकता है इसमें। नेक्स्ट स्टेप देखिए, प्रोबेबल कॉजेस ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, यानी कि समस्या का जो संभावित कारण है वो क्या क्या हो सकते हैं। तो इन दिस स्टेप टीचर विल डिस्कवर एंड लिस्ट आउट ऑल दी प्रोबेबल कॉजेस ऑफ प्रॉब्लम, कि इस स्टेप में क्या करेगा टीचर, जितने भी संभावित कारण हैं उन सभी को ढूंढेगा, और ढूंढने के साथ साथ उन सभी को क्या करेगा, उन सारे ढूंढने जो भी कॉजेस हैं उनको ढूंढने के बाद उनको लिस्ट कर लेगा, उनको बना लेगा, उनको लिख लेगा। फॉर एग्जांपल आप उदाहरण से इसको आप ऐसे समझिए, टीच नॉट हैव एनी प्रैक्टिस ऑफ दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। मान लीजिए कि एक ये कारण हो सकता है, जो पीछे हम देखे थे कि मैथ्स में बच्चा क्या कर रहा है, वो जम्बलिंग कर रहा है, साइंस के जो साइंस है मैथमेटिकल उसमें डिफरेंसेस नहीं समझ पा रहा है। तो इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, अपनी तरफ से हाइपोथेसिस, अपनी तरफ से एक तरह से संभावित कारण, उनको जो भी लग रहा है टीचर को वो लिख रहे हैं, टीचर को अपनी तरफ से जो लग रहा है वो लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक ये हो सकता है कि स्टूडेंट डज नॉट हैव एनी प्रैक्टिस ऑफ दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कि जो बच्चा है उसे मैथ्स की जो भी प्रैक्टिस है वो नहीं है इस तरह के क्वेश्चंस की, जिससे ये प्रॉब्लम दूर हो सके, प्रैक्टिस की कमी है दूसरे शब्दों में कहा जाए। या फिर और भी हो सकता है इसमें, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ दोज साइंस आर नॉट में क्लियर टू स्टूडेंट, कि वो सारे के सारे साइंस जो अभी तक बच्चे को क्लियर ही नहीं हुए, वो सारे चिन्ह, कि उन सारे चिन्ह का मतलब क्या है और किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। या और भी इसमें जो लिस्ट हो सकती है कि टीचर्स नेवर गिव एनी इंपॉर्टेंस टू दीज स्टूडेंट्स एंड देयर प्रॉब्लम्स, कि टीचर ने कभी भी इन बच्चों के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया और उनकी समस्या को कभी सोल्व करने की कोशिश ही नहीं करी, ठीक है। या फिर स्टूडेंट्स आर स्केयर टू मैथ सब्जेक्ट, कि जो बच्चे हैं जो इस तरह की गलती कर रहे हैं वो उनके अंदर मैथ्स को लेकर के एक डर है, गणित को लेकर के एक डर है, ये भी कारण हो सकता है। या फिर टीचर्स नेवर एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ दीज टॉपिक्स इन डेली लाइफ, कि जो टीचर है वो कभी भी इन साइंस का, इन निशानों के, इन चिन्हों के डेली लाइफ में प्रतिदिन की जो जीविका है उसमें क्या इसके महत्व हैं, इनके क्या प्रयोग है, वो एक्सप्लेन नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सारे हो सकते हैं एक तरीके से संभावित कारण। नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, कि परिकल्पना का निर्माण, ठीक है। व्हेन टीचर वर्क्स ऑन एनी प्रॉब्लम he builds some base
और हाइपोथेटिकल कॉजेस टू स्टार्ट हिज रिसर्च। कि जब भी टीचर कुछ काम करना शुरू करता है किसी भी समस्या के ऊपर, तो पहले वो क्या करता है, कोई कुछ बेस बना लेता है, कुछ आधार ले लेता है, या फिर कोई भी अपनी तरफ से जो समस्या से संबंधित उसे लगता है कि ये कारण हो सकते हैं, उन कारणों को ध्यान में रखता है और उसी के हिसाब से फिर वो काम करता है। ठीक है, तो परिकल्पना का निर्माण करते हैं, यानी कि अपनी तरफ से जो जो टीचर को लगता है वो सारे के सारे बेसिस को तैयार करता है टीचर। ठीक है, इसे आप एग्जांपल से समझिए, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट इज केयर टू दिस सब्जेक्ट, कि टीचर को लगता है कि शायद ये प्रॉब्लम इस वजह से आ रही है कि बच्चे को मैथ्स का डर है। दिस कॉन्सेप्ट डिड नॉट क्लियर टू स्टूडेंट इन देयर प्रीवियस क्लासेस, या ऐसा भी हो सकता है कि ये बच्चे को ये प्रॉब्लम इस वजह से आ रही है कि ये चीज़ें, ये सारे कॉन्सेप्ट जो प्रीवियस क्लासेस में सीखने थे बच्चे ने सीखा नहीं। या फिर ऐसा भी हो सकता है, टीचर को ये भी लग सकता है कि स्टूडेंट इज सफरिंग फ्रॉम डिसकैलकुलिया, कि बच्चा जो है डिसकैलकुलिया से संबंधित है। डिसकैलकुलिया को हिंदी में भी डिसकैलकुलिया ही कहा जाता है, जिसमें गणितीय संबंधी विकार पैदा हो जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है बच्चे को मैथ्स से संबंधित। ठीक है, तो टीचर को लग रहा है कि शायद उसे डिसकैलकुलिया हो गया है, एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या एक डिसीज कह लीजिए हो गया है। ठीक है, या फिर स्टूडेंट डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन मैथ्स, कि बच्चा मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो ये सारे टीचर की अपनी तरफ से जो भी एक सोच है, उनकी तरफ से जो भी कारण लग रहे हैं टीचर को, वो सारे हैं जो टीचर बना लेता है। ठीक है, तो इस स्टेप में क्या करता है टीचर, अपनी तरफ से उसे जो लगता है, टीचर को जो लगता है वो सारे पॉइंट्स इसमें लिख लेता है, परिकल्पना अपनी कल्पना के हिसाब से तैयार कर लेता है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप जो है क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स। व्हेन टीचर वर्क्स ऑन एनी प्रॉब्लम ही लिस्ट्स आउट इट्स ऑब्जेक्टिव्स, व्हाई ही इज डूइंग दिस रिसर्च, वेयर ही विल यूज दिस रिसर्च। कि जब भी टीचर किसी भी समस्या पर काम करता है तो वो पहले ही क्या कर लेता है, ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्यों को लिख लेता है। वो क्यों लिखता है उद्देश्यों को, ताकि उसे मालूम हो कि वो आखिर रिसर्च को कर क्यों रहा है, रिसर्च को करने के पीछे रीज़न क्या है। ठीक है, वो इसे मालूम हो। अगर उद्देश्य मालूम है, रीज़न मालूम है, तो उसके लिए वर्क करना आसान रहेगा। और उसके लिए इस ऑब्जेक्टिव से ये भी क्लियर हो जाता है कि वेयर ही विल यूज़ दिस रिसर्च, कि ये जो रिसर्च कर रहा है इसका यूज़ कहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये भी मालूम होता है, तो इसलिए ये ऑब्जेक्टिव्स का जो है निर्माण किया जाता है। इन दिस टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स कैन बी, इस प्रकरण में जो उद्देश्य हैं कुछ इस तरीके से हो सकते हैं, जैसे फाइंड आउट द इंटरेस्ट एरिया ऑफ स्टूडेंट्स। कि मान लीजिए कि बहुत सारे पीछे हाइपोथेसिस किए थे टीचर ने एक्शन रिसर्च के दौरान, तो जब हाइपोथेसिस करे ऑब्जेक्टिव्स में लिखा कि फाइंड आउट द इंटरेस्ट एरिया ऑफ स्टूडेंट्स, कि अगर बच्चे का एरिया अगर हमें पता चल जाए कि इंटरेस्ट के क्या क्या एरियाज़ हैं, तो उस बच्चे के अंदर अगर हम इंटरेस्ट डेवलप कर दें तो क्या होगा कि वो जो मैथ संबंधित प्रॉब्लम्स है साइन को लेकर के वो दूर हो जाएंगी, है ना। तो उसमें क्या करेगा टीचर, जो इंटरेस्ट एरियाज़ है स्टूडेंट के वो जानने की कोशिश करेंगे। तो एक ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है एक्शन रिसर्च करते वक्त। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि फाइंड आउट द रीज़न ऑफ दिस प्रॉब्लम, कि आखिर ये जो जम्बलिंग हो रहा है बच्चे के माइंड में साइंस को लेकर के, निशान को चिन्हों को लेकर के, वो आखिर क्यों हो रहा है, उसका रीज़न क्या है। ठीक है, कारण क्या है, कारण को जानना भी हो सकता है ऑब्जेक्टिव्स। या फिर हो सकता है फाइंड आउट में दी सजेशंस ऑफ प्रॉब्लम्स, कि ये जो समस्या है, समस्या के लिए क्या क्या सुझाव हो सकते हैं, सुझाव जानना भी हो सकता है एक उद्देश्य। या फिर डिस्कवर क्लियर एंड एक्यूरेट सॉल्यूशन, कि जो आखिर में जो प्रॉब्लम है वो उस प्रॉब्लम का जो सटीक सॉल्यूशन है, सटीक हल है, उसको ही ढूंढ लिया जाए। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है ऑब्जेक्टिव अप्लाइंग
अप्लाइंग दीज सॉल्यूशंस टू दी प्रॉब्लम, कि ये जो सॉल्यूशंस हैं समस्या के उसको अप्लाई किए जा सकें बच्चे के ऊपर। तो ये सारे उद्देश्य हो सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए जो स्टेप है हमारा ऑब्जेक्टिव्स के बाद क्या होता है, एक्शन डिज़ाइन। ठीक है, एक्शन डिज़ाइन बोले तो जो भी कार्य है उसका एक पूरा डिज़ाइन बना लिया जाए। ठीक है, एक डिज़ाइन बना लिया जाए। इसमें जब डिज़ाइन बनाया जा रहा होता है तो उसमें हम कुछ टूल्स यूज़ करते हैं। तो टूल्स यूज्ड में कौन कौन सा होगा, लिस्ट आउट ऑल दी टूल्स और टेक्निक्स यूज्ड टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, कि इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, जैसे अभी हम एक ही टॉपिक लिए हैं, प्रॉब्लम एक ही लिए है मैथ से संबंधित। ठीक है, तो मैथ से संबंधित जो प्रॉब्लम है बच्चे की, उसको सोल्व करने के लिए हम कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कौन कौन से जी टूल्स का यूज़ करेंगे, टूल्स, और कौन कौन से हम टूल्स कहते हैं उपकरण को। ठीक है, टूल्स मतलब होता है उपकरण, और कौन कौन से टेक्निक का हम तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, कौन से उपकरण इस्तेमाल करेंगे, कौन से तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, वो सारे हम क्या कर लेते हैं, लिस्ट बना लेते हैं एक्शन डिज़ाइन में, पहले से ही हम ये निर्धारित कर लेते हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चनियर, हम क्वेश्चनियर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर पीपल्स इंटरव्यू, जो बच्चे हैं, जो शिक्षार्थी है, उनका हम इंटरव्यू ले सकते हैं, या फिर पेरेंट्स इंटरव्यू ले सकते हैं, बच्चों के माता पिता का इंटरव्यू, रेटिंग स्केल ले सकते हैं। तो ये सारे हम टूल्स या टेक्निक्स का हम अपने एक्शन रिसर्च में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर हम आगे बात करें प्रोसीजर के बारे में, ठीक है, तो प्रोसीजर का मतलब होता है प्रक्रिया। ठीक है, प्रक्रिया, प्रोसीजर का मतलब होता है जी प्रक्रिया होता है, प्रक्रिया। तो इस प्रक्रिया में हम करते क्या हैं, प्रक्रिया में बिफोर इवेल्युएशन कलेक्टिंग एविडेंसेस ऑफ रिसर्च लाइक टेक्निक्स, मेथड्स एटसेट्रा, इन दिस रिसर्च टीचर कैन यूज दिस थिंग्स, कि जो भी एविडेंसेस यानी कि जो भी उन्होंने दस्तावेज इकट्ठा करे हैं रिसर्च के लिए, ठीक है, ये टेक्निक है, मेथड वगैरह, जो कुछ भी है टीचर के पास अभी तक, उनको लागू करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिसको टीचर को कर लेना चाहिए। उसको करने से जो एक्शन रिसर्च है ये थोड़ा सा प्रभावी हो सकता है। तो जितने भी चीज़ें अभी तक टीचर ने यहाँ तक इस स्टेप तक जो जितनी भी चीज़ें काम करी हैं उन सभी को इम्प्लीमेंट करने से पहले कुछ काम कर लेने चाहिए, कुछ चीज़ें कर लेनी चाहिए। ठीक है, जैसे कंडक्ट मॉक टेस्ट, एक मॉक टेस्ट जो है टीचर कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, या फिर गिव एक्स्ट्रा टाइम, बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम दे करके समझा दे। हो सकता है कि एक्स्ट्रा टाइम देने से जो प्रॉब्लम है बच्चे की सोल्व हो जाए। ठीक है, इसके अलावा साइन प्रैक्टिस हो सकती है, जो जिस साइन में बच्चे की प्रॉब्लम आ रही है उस साइन को लेकर के अलग अलग तरह के क्वेश्चंस दे दे और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे दे और उसी के ऊपर प्रैक्टिस करवा दे। ठीक है, या फिर होमवर्क रिलेटेड टू प्रॉब्लम, कि जो भी प्रॉब्लम है उससे संबंधित कॉन्सेप्ट को समझाने के बाद होमवर्क दे दिए जाए बच्चे को। तो ऐसा करने से क्या होगा कि बच्चा जब लगातार उसके ऊपर वर्क करेगा तो हो सकता है कि वो प्रॉब्लम अल्टीमेटली खुद ही या ऑटोमेटिक खुद ही क्या हो जाए, दूर हो जाए, बच्चे की प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो पूरा ये एक्शन रिसर्च करने की हमें ज़रूरत ही ना पड़े। मान लीजिए कि ये सारे करने के बावजूद भी अगर अभी भी प्रॉब्लम है, बच्चे की प्रॉब्लम दूर नहीं हो रही है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, अब तो कलेक्शन ऑफ डेटा करना ही पड़ेगा, कि जो भी डेटा है, जो भी आंकड़े हैं, उनका क्या करना पड़ेगा, उनका एकत्रीकरण करना पड़ेगा, उनको कलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस स्टेप में क्या होता है इसे भी समझ लेंगे। इन दिस स्टेप टीचर collect all the data related to problem which he gets by using different tools, methods and techniques। इस स्टेप में टीचर क्या करता है कि समस्या से संबंधित, प्रॉब्लम से संबंधित जितने भी डेटा है वो सारे कलेक्ट करता है। ठीक है, और ये सारे जो डेटा है इसके लिए वो जितने भी टूल्स का यूज़ करा है, मेथड्स, टेक्निक्स वगैरह जो भी यूज़ करा है, उन सारे को
ध्यान में रख करके उन सभी के बिहाफ पर वो अपना डेटा अपने पास क्या कर लेता है, कलेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो मेनली इस स्टेप में कलेक्शन जो है वो वर्क होता है। अब इसको एक उदाहरण से समझिए, एग्जाम्पल से समझिए तो कुछ चीज़ें समझ आ जाएंगी। जैसे डिटेल्स ऑफ इंटरव्यू, मान लीजिए कि इंटरव्यू लिया, चाहे बच्चे का लिया या पेरेंट्स का लिया, तो वो इंटरव्यू जो लिया गया था उसका पूरा डिटेल्स, ठीक है, वो क्या है, वो क्या होगा, कलेक्शन ऑफ डेटा होगा। या फिर क्वेश्चन समझते हैं ना, क्वेश्चन के एक सेट्स बना लेते हैं, कई सारे क्वेश्चन होते हैं और उससे वो क्वेश्चन जो है बच्चे को दे करके उनसे हम पूछ लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चनेयर जो कुछ सोल्व करवाए गए हैं, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन दे दिए गए थे बच्चे को सोल्व करने के लिए, कुछ का उसने जो भी रिस्पॉन्स दिया वो क्या है, एक डेटा है, उन सारे डेटा का क्या होगा, कलेक्शन होगा। ठीक है, या फिर ऑब्जर्वेशन रिजल्ट, टीचर जो है ऑब्जर्व कर रहे थे और ऑब्जर्व करने के बाद जो भी उनको लगा प्रॉब्लम से संबंधित बातें टीचर को, वो उन्होंने क्या करा, लिख लिया, तो वो भी एक्चुअली है क्या, डेटा ही है ना, तो वो भी क्या किया जाएगा, कलेक्शन किया जाएगा। तो डेटा कलेक्शन में ये ऑब्जर्वेशन रिजल्ट भी आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जब डाटा कलेक्शन हो जाता है, डेटा कलेक्शन के बाद एनालिसिस करना ज़रूरी होता है डेटा का, क्योंकि सिर्फ कलेक्शन तक वर्क नहीं होता है। तो एनालिसिस ऑफ डेटा करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो इसमें क्या होता है कि इन दिस स्टेप टीचर एनालाइज द सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड डेटा एंड देन ही कंक्लूड्स द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, कि टीचर ने जितने भी डेटा कलेक्ट करा है अब तक, जितने भी आंकड़े एकत्रित करे हैं, उन सभी को क्या करेगा, एक सही तरीके से व्यवस्थित रूप में उसका गठन करेगा और उसके बाद वो कुछ जो भी फैक्ट्स है, जो भी तथ्य हैं, तो उसके आधार पर एक निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि आखिर प्रॉब्लम हो क्यों रही है बच्चे को और वो प्रॉब्लम फेस क्यों कर रहा है। ठीक है, तो जो भी डेटा कलेक्ट करा है टीचर ने, उसके बिहाफ पर वो एक किसी नतीजे पर पहुंचते हैं, कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं और भी क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए टीचर ने बहुत सारे डेटा कलेक्ट करा और डेटा कलेक्ट करने के बाद कंक्लूजन ये निकला, प्रीवियस नॉलेज इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, कि बच्चे की जो प्रीवियस नॉलेज थी वही सही नहीं थी। ठीक है, या फिर ऐसा भी कंक्लूजन निकल सकता है, टीचर डज नॉट पुट एक्स्ट्रा एफर्ट, कि जो टीचर है उसने कभी भी एक्स्ट्रा एफर्ट अप्लाई ही नहीं करा, कभी बच्चे को अच्छी तरीके से दूसरी तरीके से समझाने की कोशिश नहीं करा। तो ये कारण भी हो सकता है, ये भी कंक्लूजन निकल सकता है। या फिर ये भी कंक्लूजन हो सकता है कि स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, कि देखिए जो टीचिंग है ये वन वे ना होकर के टू वे है ना, हम सभी जानते हैं अच्छे से। तो इसमें टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है वो भी एक पॉजिटिव होना बहुत ही ज़रूरी है। पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो बच्चे और टीचर दोनों को समझना और समझाना आसान हो जाता है ना। तो रिलेशनशिप अगर अच्छा नहीं है तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो टीचर की जो बातें हैं, समझाने की जो वे ऑफ टीचिंग है वो बेकार लगता है, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट के बीच की बॉन्डिंग ठीक नहीं है, तो उनकी जो बातें हैं वो भी ठीक नहीं लगती है। तो ये भी एक कंक्लूजन हो सकता है। और उसमें भी अगर मैथ्स, चूंकि हम मैथ्स के एग्जांपल से ही समझ रहे हैं, तो मैथ्स के टीचर की ही अगर रिलेशनशिप अच्छी नहीं है तो मैथ्स सब्जेक्ट समझना भी उसके लिए ऑब्वियसली डिफिकल्ट रहा होगा, है ना। तो ये कंक्लूजन हो सकते हैं। या फिर ये भी कंक्लूजन निकल सकता है कि सम स्टूडेंट्स हैविंग डिसकैलकुलिया एटसेट्रा, कि कुछ बच्चे को वाकई डिसकैलकुलिया है ना। डिसकैलकुलिया से संबंधित जो रोग है या ये एक जो चैलेंज बीमारी कह लीजिए, डिसऑर्डर है ये, तो ये भी हो सकता है कुछ बच्चों में। इस वजह से वो मैथ्स जम्बलिंग कर रहे हैं मैथ्स के साइन को लेकर के। तो ये कुछ इस तरह से निष्कर्ष निकाला जाता है। कहने का मतलब है जो भी हमने इकट्ठा करा है डेटा, उसका निचोड़ क्या निकलता है, आखिर उन सब से कंक्लूजन क्या निकलता है। जो भी कंक्लूजन निकलता है उसको हम इस स्टेप में लिख देते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद क्या किया जाता है, जब लिख देते हैं सारे इवैल्यूएशन जो भी कंक्लूजन है, तो इसके बाद हमें इवैल्यूएशन करना होता है। ठीक है, इवैल्यूएशन जिसे हम मूल्यांकन कहते हैं। इन दिस स्टेप टीचर विल इवैल्यूएट द फाइनल कंक्लूजन विद द हाइपोथेसिस he has listed out for the related problem. By this he can verify the hypothetical causes. If he does not succeed in his research, then he has to resolve it again.
मतलब कि इसमें जब इवैल्यूएशन का वैसे मतलब होता है कि दोबारा से उसको जांचना, ठीक है, अवलोकन करना या मूल्यांकन, सॉरी मूल्यांकन जो है इसका सही मीनिंग है इवैल्यूएशन का, मूल्यांकन। तो मूल्यांकन में क्या करते हैं कि टीचर ने जो भी अपने हाइपोथेसिस बनाए थे, ठीक है, हाइपोथेसिस जो भी बनाए थे, जो भी वो चेक करता है फाइनल अपनी कंक्लूजन से, जो कंक्लूजन निकला है लास्ट स्टेप में, इससे पहले वाले जो स्टेप में हमने निकाला था कंक्लूजन, तो उस कंक्लूजन का और टीचर ने जो हाइपोथेसिस करा था, अपनी जो परिकल्पना करा था कि ये कारण हो सकते हैं, उन दोनों को मैच करते हैं, दोनों को मैच करते हैं। और मैच करने के बाद अगर देखता है कि टीचर सक्सेस हो गया, मतलब उसका जो हाइपोथेसिस था कहीं से मैच हो रहा है, तो ठीक है, फिर आगे फर्दर बढ़ेंगे स्टेप पे। अगर मान लीजिए कि नहीं मैच हो रहा है तो टीचर को क्या करना पड़ेगा, दोबारा से फिर से हाइपोथेसिस करनी होगी और दोबारा से उसी स्टेप से आगे की तरफ बढ़ना होगा। तो ये इवैल्यूएशन में करते हैं, मतलब इवैल्यूएशन में बच्चे का नहीं करेंगे। अभी तक हमने जो पहले जो डिसाइड करा था, हमने जो अपनी तरफ से माना था कि ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसी को चेक करते हैं कंक्लूजन से, राइट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा बिब्लियोग्राफी। ये लास्ट स्टेप होता है। बिब्लियोग्राफी में क्या करेंगे कि रिप्रेजेंटिंग और राइटिंग ऑल द बुक्स, मैगजीन्स, वर्ड्स, जर्नल्स एंड वेबसाइट्स नेम विच टीचर यूज टू कंप्लीट दिस रिसर्च। कि टीचर ने पूरे रिसर्च में कौन कौन सी चीज़ों का सहारा लिया, रिटन में उसने किस चीज़ का इस्तेमाल करा, कौन सी बुक्स का इस्तेमाल करा, मैगजीन्स का, वर्ड्स का, जर्नल्स का, यानी कि कहने का मतलब है जिन जिन चीज़ों का टीचर ने इस प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इस्तेमाल करा, उन सभी को इस स्टेप में लिख लिया जाता है, ठीक है, ताकि इन फ्यूचर अगर उसको वेरीफाई करना हो, देखना हो, एक रेफरेंस के तौर पे हमारे पास उस रिसर्च के आखिर में, यानी कि एक्शन रिसर्च के आखिर में ये चीज़ होना चाहिए, बिब्लियोग्राफी, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। फॉर एग्जाम्पल हम मैथ से जम्बलिंग की प्रॉब्लम को लेकर के कर रहे थे और उसमें हमने एक URL, ये जो दिख रहा है HTTP, तो ये हमने सर्च करा, तो ये एक हमारा क्या हो जाएगा, एक बिब्लियोग्राफी में एक ये हो जाएगा। या मान लीजिए हमने कि SK मंगल और उमा मंगल की जो बुक है साइकोलॉजी की, वो बुक हमने पढ़ा, या शिक्षा तकनीकी की बुक है, ये हमने पढ़े, ठीक है, तो ये सारे किस में आ जाएंगे, बिब्लियोग्राफी में आ जाएंगे, राइट। तो बिब्लियोग्राफी जो है ये लास्ट होता है। और वैसे इससे पहले वाला जो स्टेप था हमारा इवैल्यूएशन वाला, ये खत्म हो जाता है, लेकिन आखिरी जो है हम बिब्लियोग्राफी को ही मानते हैं। इवैल्यूएशन में अगर फाइनल रिजल्ट ठीक था, हमारे हाइपोथेसिस से मैच हो गई तो ठीक, अदरवाइज उससे दोबारा से क्या करना पड़ता है, फिर से सारे स्टेप्स को रिपीट करने होते हैं, शुरू से फिर से जो रिसर्च है वो करनी होती है, ठीक है। और बिब्लियोग्राफी में जो भी हमने डेटा कलेक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी चीज़ें सोर्सेस, उन सोर्सेस को लिखना होता है, एक तरीके से रेफरेंस इसमें देना होता है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी और सारे स्टेप्स क्लियर होंगे। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, लाइक शेयर कमेंट्स बिल्कुल ही ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो ऑन माई गाइड एल्थिंग।